बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब ने डी नोटिफाई करने का फैसला किया, क्योंकि उन पर यह लाजिम था परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कि वो असम्बली से, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लें। लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया और इस बात को जिद बना लिया, जिसके ऊपर हुकूमत, वफाकी हुकूमत का अब ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब ने चूंकि असम्बली से एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा उनको डी नोटिफाई किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने बलीगुर रहमान साहब से फ़ोन पर बात की और उनको ये बात कंफर्म की, वाजे कर दी कि हर सूरत में परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया जाए। देखें, अभी तक बहुत से लोगों के ज़हनों में ये बात है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डी नोटिफाई हो सकते हैं या गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं, या गवर्नर के पास कोई इख्तियार है कि वो उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 109 उसके मुताबिक गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। जब गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेगा तो असेंबली सेशन कॉल होगा। असेंबली सेशन जब होगा तो उसमें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना होगा, और अगर उनमें से एक भी वोट कम हुआ तो इसका मतलब कि वज़ीर आला ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत खो बैठेगा। अब इसमें परवेज़ इलाही साहब को चूंकि ये डर है कि बहुत से अरकान जो परवेज़ इलाही साहब के मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ में, और पहले दिन से मुखालिफ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उनको वज़ारत आला मिली तो इमरान खान साहब के सामने बहुत से अरकान के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का उस वक्त ये इसरार था कि जी परवेज़ इलाही ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला, मैं नहीं कोई इल्ज़ाम लगा रहा, लेकिन ये बातें अब खुल रही हैं और हकीकत के तौर पर सामने आ रही हैं, और ये पता चल रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आप ये कहें कि परवेज़ इलाही साहब जनरल बाजवा की मोहब्बत में गिरफ्तार थे तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फिर ये भी बताया गया परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि जनरल बाजवा जो थे वो जी हमारे मौसिन थे, हमने उनकी बड़ी इज्जत की, उन्होंने हमारी बड़ी लाज रखी। तो सर ये चीज़ें फिर खुलती हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है। जनरल फैज़ का रोल खुल रहा है, साकिब निसार का खुल रहा है, उससे पहले जितने कारतूस थे, जितने भी आए, वो सबके रोल खुलते गए। एक ना एक दिन फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि उसके पीछे वो कौन से किरदार थे जिन्होंने टीएलपी को वर्गलाया और टीएलपी को इस्तेमाल किया। तो सर ये चीज़ें खुलती हैं, कौम के सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका रोल इस वक्त मुतनाज़ हो चुका है। अगर वो खुद स्टेप डाउन कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। इस वक्त जो मेरे पास इतलात हैं, मैं आपको बड़े कंफर्म सोर्सेज से ये इतलात दे रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से जाकर मिलें और चौधरी शुजात हुसैन साहब को कहें कि वो इसमें अपना कोई रोल अदा करें। उन्होंने जरदारी साहब के ज़रिए भी चौधरी शुजात हुसैन साहब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जरदारी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोशिश की कि वो किसी तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब को इस बात पर कायल कर सकें और उनको इस बात पर राज़ी कर सकें कि पंजाब की जो वज़ारत आला है वो मेरे हाथ में रहे। और जो हो रहा है, जिस तरह से पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आइनी बहरान है, इसका जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है। इसका जिम्मेदार आप किसी एक शख्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं उस वक्त भी ये कहता था और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो एक आइनी बहरान है, उसका हल यही था कि जब ये मामला डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त फुल कोर्ट बना देना चाहिए था। अब चूंकि ये मामला दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है और फिर अदालत में जा रहा है और फिर अदालत ने इसके ऊपर एक बेंच तश्कील देना है। और अगर फिर वही 5 रुकनी, मैं मौजूद अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, तो अगर चीफ जस्टिस दोबारा से कोई 5 रुकनी बेंच बना देते हैं फिर दोबारा से आवाज़ें उठेंगी। तो बेहतर यही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से उमर अता बंदयाल साहब इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें और बाद में ये मामला फुल कोर्ट में जाता है तो फुल कोर्ट इसको हल कर दे
और डेफिनेटली इस पर टाइम तो लगेगा, लेकिन ये इस तरह से अगर ये मामला चलता रहा तो सर ये पंजाब के अंदर जो आइनी बहरान है ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और आप सबके सामने है कि चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद आईजी का तबादला हो गया, वफाक ने कर दिया। तो सर पहले भी बहुत से लोगों के हाथ खड़े हुए थे। पहले भी आईजी पंजाब जो थे फैसल शाहकार साहब, उनके हाथ खड़े थे। वो कहते थे कि मैंने परवेज इलाही के साथ काम नहीं करना। वो इस बात के ऊपर पहले ही कह चुके थे कि मैं परवेज इलाही साहब के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ब्यूरोक्रेसी के तो हाथ पहले ही खड़े हुए थे। जरदारी साहब ने जी फैसला कर दिया कि पंजाब में चूंकि नून लीग की सीटें ज्यादा हैं तो पंजाब की वजारत आला उनका हक है। जरदारी साहब ने परवेज इलाही साहब के ताबूत में आखिरी कील तक ठोका जब उन्होंने ये ऐलान किया कि पंजाब की वजारत आला नून लीग का हक है। पहले 3-4 नाम आए थे, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं, एक उनका नाम आया। फिर एक मखदूम अहमद महमूद साहब जो साबका गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनके साहिबजादे, उनका नाम आया। फिर उसके बाद अली हैदर अली हैदर गिलानी है, गिलानी साहब के साहिबजादे, उनका नाम आया। तो 3-4 नाम दिए गए थे। इसके ऊपर नून लीग भी राजी थी कि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला लेना चाहती है तो वो ले सकती है, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये फैसला नून लीग के कैंप की तरफ है और नून लीग के कैंप्स में ये फैसला होना है, और हो सकता है कि माइट भी पॉसिबल इसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो भी अपना एक रोल प्ले करें, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर पंजाब की वजारत आला का फैसला मुमकिन नहीं है। और जिसका वो नाम पेश करेंगे, उसके जिस नाम के ऊपर वो फाइनल बात करेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है, जिस नाम को फाइनल कर दिया, जो उस नाम को फाइनल कर दिया जाएगा और रोला ही खत्म हो जाएगा। अब असेंबली तहलील होनी है या एतमाद का वोट लेना, आखिरी बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा। असेंबली तहलील होनी है या एतमाद का वोट लेना है। सर असेंबली तहलील नहीं हो सकती, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा होती है तो उस वक्त असेंबली तहलील नहीं हो सकती। असेंबली इस सूरत में तहलील हो सकती है कि अदम एतमाद की तहरीक जमा ना हुई हो और वजीर आला या वजीर आजम ऐलान कर दे कि जी वो असेंबली डिसॉल्व कर रहा है, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। और उसके बाद अगर अब कोई ये समझता है कि असेंबली तहलील हो जाएगी तो सर असेंबली तहलील नहीं हो सकती। बहुत से लोग जो ये बात कह रहे हैं, बहुत से तज्जियाकार जो ये बात कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद जमा हो गई और साथ ही वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की वफाकी हुकूमत ने। तो सर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर अदम एतमाद से पहले ये बात की जा रही है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, तो सर इसमें हर्ज क्या? उन्होंने एतमाद का वोट लेना है ना। वो कहते हैं कि जी अक्सरियत हमारे साथ है, बकौल फवाद चौधरी, बकौल श्री मजारी, बकौल हमाद अजहर और बकौल इमरान खान के जी इनको मुंह की खाना पड़ेगी अदम एतमाद में। तो सर फिर करवाएं वोटिंग, वज़ीर आला आपका चौधरी परवेज इलाही, करवाएं वोटिंग, फिर करवा के फिर फारिग करें। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान साहब का जो खत है सदर मुमलिकत को, वो गैर आइनी है, वो बिल्कुल आइन के मुनाफी है। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जाएगा तो इसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। किसी भी तरह से स्पीकर पंजाब असेंबली को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वफाक के मामलात में मुदाखलत करे या वो गवर्नर के मामलात में मुदाखलत करे। गवर्नर जो है वो अपने फैसलों में आज़ाद है, गवर्नर ने अपने फैसले खुद करने हैं, आज़ादाना तौर पर फैसले करने हैं। तो गवर्नर ने जब वज़ीर आला को कह दिया कि वो एतमाद का वोट लें तो उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और दूसरी ये बात कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अदम एतमाद एक साथ, एक तरफ अदम एतमाद आ गई और एक तरफ से एतमाद का वोट, और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, तो सर वो बेवकूफ़ लोग हैं। अदम एतमाद की तहरीक का एतमाद के वोट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एतमाद के वोट के लिए तो गवर्नर ने वज़ीर आला को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, और अदम एतमाद की तहरीक तो अरकान ने जमा करवाई पंजाब असेंबली में, और वो उसके ऊपर तो वोटिंग की बात नहीं होनी है। अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर पहले तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा परवेज इलाही साहब को, और अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो फारिग हैं, वो खुडे लाइन है, कहानी ख़त्म, शुद्ध थे परवेज इलाही साहब खुडे लाइन। उसके बाद परवेज इलाही साहब कहाँ जाएंगे? फिर दूसरी ये बात कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक की बात हो रही है, ये अदम एतमाद तो अरकान ने जमा करवाई है भाई, उन्होंने जमा करवाई है, उसके ऊपर तो वोटिंग की बात में होनी है।
तो आइन ये कहता है कि जब गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह देता है तो वजीर आला इस बात पर इसरार करे कि जी मैं ऐवान से एतमाद का वोट लूंगा, वो ये कह सकता है। गवर्नर का ये इख्तियार है, वजीर आला इस बात पर इंकारी नहीं है। अगर वजीर आला इंकारी है तो फिर वो आइन का आर्टिकल 109 पढ़ ले और आइन के आर्टिकल 109 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ ले। उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि गवर्नर के क्या इख्तियारात हैं, वफाक के क्या इख्तियारात हैं, फेडरल के क्या इख्तियारात हैं, अदालतें क्या फैसला करेंगी। सर ये मामला अदालत में जाएगा तो आपके सामने, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और माइट बी एक्सपेक्टेड, मुझे ये लगता है कि अदालत से यही फैसला आएगा कि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लेते, खुद ही स्टेप डाउन कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।